गुड मॉर्निंग क्लास। सो आज हम आपका तीसरा लेक्चर जो है स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल मार्केट का। मैंने पहले के 2 लेक्चर्स में आपको कैपिटल मार्केट का बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ये वीडियो देखने से पहले आप प्लीज़ बाकी के 2 लेक्चर्स देख लो, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में जो मैंने एंड किया था टॉपिक, मैंने बॉन्ड्स पर एंड किया था और बॉन्ड आपको समझाया था बॉन्ड होता क्या है। सो बेसिकली बॉन्ड एक तरह की एक डेट सिक्योरिटी होती है ना। यही चीज़ मैंने बोली थी, बॉन्ड एक तरह की डेट सिक्योरिटी होती है अंडर विच द इशुअर ओज, लिखो, अंडर विच द इशुअर, जो इशू करता है, ठीक है, ओज द होल्डर अ डेट, ठीक है। और इसको क्या करना पड़ता है, एक टाइम के बाद इंटरेस्ट पे जो है पे करना पड़ता है। यही कहानी मैंने आपको समझाई थी। तो डेट एक तरह की बॉन्ड क्या है, एक डेट सिक्योरिटी है कि इतने टाइम के बाद जो है हमें आपको इतने % पे हमें वापस करना है, ठीक है, पैसा। तो ये बॉन्ड मैंने आपको कल समझा दिया था कि क्या होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये थी कि बॉन्ड्स देखो काम कैसे करते हैं, या कंपनीज जो हैं बॉन्ड्स इशू क्यों करती हैं। तो ये भी एग्जांपल मैंने आपको अंबानी का एक एग्जांपल देके बता दिया था कि बॉन्ड्स देखो कोई कंपनी क्यों इशू करती है, क्योंकि उसको उधार चाहिए होता है, ठीक है, उसको पैसों की नीड होती है। तो देखो यार, यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं, कंपनी को ना जब पैसों की नीड होएगी, किसी भी कंपनी को अगर पैसे चाहिए होंगे, नीड होगी पैसों की, उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो वो क्या करे, या तो वो पार्टनरशिप करे, यही था, या तो फिर क्या करे, बॉन्ड ले। पार्टनरशिप करे मतलब कि शेयर्स इशू करे, है ना, ये हमने पढ़ लिया था पीछे। तो या तो क्या करे, बॉन्ड्स लॉन्च करता है। अब देखो शेयर इशू कर रहा है, तो मतलब कोई अंबानी जैसी कंपनी है जिसको तो पता है कि मेरी कंपनी जो है अच्छा ही प्रॉफिट कमाएगी, मार्केट में अच्छा ही शेयर कमाएंगे, अगर वो शेयर इशू करता है मार्केट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको 10,000 करोड़ की नीड है, मतलब 10,000 करोड़ इसको चाहिए अपनी रिलायंस कंपनी में। 5,000 करोड़ जो है अंबानी ने खुद लगाता है, ठीक है, पीछे बचा 5,000 करोड़। और 5,000 करोड़ के लिए क्या करता है वो, और 5,000 करोड़ के लिए क्या करता है वो, उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो शेयर इशू कर रहा है, या तो फिर क्या करे, वो बॉन्ड इशू करे। बॉन्ड मैंने आपको बता दिया था, बॉन्ड क्या होता है, एक तरह से एक कागजी दस्तक होते हैं जिस पे क्या लिखा होता है कि हम आपको इतने इतने टाइम में, आप हमें एक तरह से उधार दे दो, हम आपको इतने टाइम में इतने पैसे वापस कर देंगे, ठीक है। तो या तो वो शेयर इशू करे, या तो वो बॉन्ड इशू करे। अब देखो शेयर इशू करेगा तो क्या क्या चीज़ें उसके पास होंगी। अगर उसने शेयर्स मार्केट में इशू करा है, ठीक है, मतलब 5,000 करोड़ उसके हैं और उसको 5,000 करोड़ के शेयर इशू करें, मतलब उसका शेयर 50% है कंपनी में, उसको 50% जो है शेयर अपना बांटना पड़ेगा, है ना, 50% शेयर अपना बांटना पड़ेगा। तो उस वजह से क्या होगा, अगर कल को इसको प्रॉफिट होता है कंपनी को, इसको यही प्रॉफिट अपने पार्टनर्स के बीच में बांटना पड़ेगा, यही चीज़ होगी ऑब्वियसली। और वहीं पे अगर ये बॉन्ड इशू करता है, बॉन्ड इशू करता है कि एक स्टैम्प पेपर पे लिखता है कि मुझे क्या करो, आप 5,000 करोड़ का जो है उधार दे दो, मैं आपको कोई 10 साल में 8% इंटरेस्ट पे आपको वापस कर दूंगा। एक बॉन्ड इशू किया और बॉन्ड में लिखा हुआ है कि मेरे को कोई 5,000 करोड़ का बॉन्ड है, ठीक है, 5,000 करोड़ मेरे को उधार दे दो, मैं आपको 10 साल में 8% इंटरेस्ट पर वापस कर दूंगा। तो बॉन्ड में उसको क्या करना है, उसको सिर्फ जितना पैसा उसने लिए है उसको वो देना है विद इंटरेस्ट रेट, ठीक है, एक ही बारी देना है, उसको कोई शेयर नहीं करना है प्रॉफिट, है ना, उसको कोई प्रॉफिट बांटने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए कंपनीज जो हैं बॉन्ड इश्यूज करती हैं। अब आपको समझ आया कोई कंपनी बॉन्ड इशू क्यों कर रही है, क्योंकि उनको जब उनको पता है कि उनकी कंपनी को प्रॉफिट ही होना है, तो कोई भी कंपनी जो है अपना एक तरह से वो नहीं करेगी, है ना। इसी वजह से जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, बॉन्ड इशू करती हैं। आगे बढ़ते हैं।
तो देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स हमारे पास कुछ टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ इशूअर, ऑन द बेसिस ऑफ इशूअर, जो इशू कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इशूअर। हमारे पास दो तरीके के बॉन्ड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इशूअर। वन इज योर ये मैंने ऊपर भी आपको बताया, कॉर्पोरेट बॉन्ड, एंड सेकेंड इज योर गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है, सो हम अब पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कंपनीज बॉन्ड क्यों इशू करती हैं, और बॉन्ड और शेयर में क्या डिफरेंस है, और कंपनीज क्यों प्रेफर करती हैं बॉन्ड्स इशू करना, और कंपनीज क्यों, कोई कंपनी क्यों चाहेगी शेयर इशू करना। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर होगी। आगे हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इशूअर, जो इशू करता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इशूअर मतलब क्या हो गया, जो इशू करता है। तो पहला है आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड दूसरा है आपका गवर्नमेंट बॉन्ड। अब देखो कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या है और गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड लिख रही हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड एक तरह से कोई भी प्राइवेट कंपनी होगी, प्राइवेट इंडस्ट्री हो गई है ना, कोई भी प्राइवेट कंपनी हो गई, वो ये बॉन्ड इशू करेगी। इसमें क्या होगा, इसमें दो चीजें आपकी होती हैं। दो चीजें क्या होती है, हायर रिस्क, दूसरा क्या है, हायर कूपन रेट। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है कूपन रेट। तो कूपन रेट का मतलब कुछ नहीं है, कूपन रेट का मतलब है इंटरेस्ट, मतलब कूपन का मतलब है इंटरेस्ट। ठीक है, वेरी लेमन डेफिनेशन में तुम्हें बता रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये चीज लिखी है कि कूपन जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में मैंने बोला ये कोई भी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट इंडस्ट्री इसको इशू करेगी, और इसमें क्या है, इसमें रिस्क ज्यादा है। ठीक है, रिस्क ज्यादा है और कूपन रेट ज्यादा होगा। तो अब ये पढ़ लेते हैं दो टर्म्स मैंने क्या लिखी। तो जब मैं बात कर रही हूँ रिस्क ज्यादा है, देखो यार क्या होएगा, एक कंपनी है, एक कंपनी है जिसने अपना कोई बॉन्ड इशू किया। ठीक है, कोई भी कंपनी, XYZ कंपनी है, इसने अपना कोई बॉन्ड इशू किया और इसको जरूरत थी, इसको जरूरत थी लेट्स सपोज 1000 करोड़ की। ठीक है, 1000 करोड़ की इसको नीड है, और इसने वहीं पे अपना एक बॉन्ड इशू किया है कि मैं आपको जो है 10 साल में इतने % इंटरेस्ट पे आपको वापस कर दूंगा। बॉन्ड में यही चीज थी, यही चीज हमने ऊपर डिस्कस करी। तो अब मेरा जैसा कोई इंसान होगा या आपके जैसा कोई नॉर्मल इंसान होएगा, आप सोचोगे एक टाइम पे कि आप यहाँ पे जो है इसका बॉन्ड खरीदो कि नहीं खरीदो। आप एक टाइम पे सोचोगे, है ना, क्योंकि है तो प्राइवेट कंपनी, और श्योरिटी क्या है कि वो कंपनी चल पड़ेगी और आपको जो है इतने टाइम के बाद इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्या श्योरिटी है कि कंपनी चलेगी ही चलेगी। तो आपको एक टाइम पे थॉट प्रोसेस तो आपका होगा कि डाउट भी होगा, है ना, कोई कितनी भी बड़ी कंपनी होगी, है तो वो प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पे जो है हमें एक तरह से सिक्योरिटी नहीं होगी, इसलिए इसमें रिस्क तो ज्यादा होता ही होता है, क्योंकि हमें सिक्योरिटी तो नहीं होगी। दूसरी चीज मैं बोल रही हूँ हाई कूपन रेट। सिंस अब देखो ध्यान से, सिंस इस कंपनी में रिस्क ज्यादा है, ठीक है, सॉरी, सिंस इस बॉन्ड में रिस्क ज्यादा होएगा, कि कोई भी कंपनी अपना अगर बॉन्ड इशू कर रही है, ऑब्वियसली लोग सोचेंगे उस बॉन्ड को खरीदने का, है ना, क्यों कोई खरीदेगा। तो सिंस उसमें रिस्क ज्यादा है, इसलिए वो कंपनी क्या करती है, इसलिए वो कंपनी ज्यादा इंटरेस्ट जो है आपको देती है, कि अगर 8% के अलावा हो सकता है कि 10% इंटरेस्ट पे भी तुम्हें दे दे, कि हम आपको 10% इंटरेस्ट पे, 20% इंटरेस्ट पे जो है इतने टाइम के बाद पैसा वापस करेंगे। इसलिए आपको इंटरेस्ट भी जो है ज्यादा ये प्रोवाइड करती है, क्योंकि इनकी कंपनीज जो है बॉन्ड्स आम आदमी खरीदने में सोचेगा, कतराएगा। तो इसी बेसिस पे ये क्या करती है, ज्यादा कूपन रेट रखती है। ये क्लियर हो गया कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या है। तो ये चीज थी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात कर रही हूं मैं, अगर सेकेंड क्या बोला मैंने, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की। ठीक है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड में क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड में दो चीजें हैं, इसका लोअर रिस्क है और दूसरा है लोअर कूपन रेट।
ठीक है। मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपके आ जाते हैं जैसे किसान विकास पत्र, ठीक है, और नेशनल बैंकिंग सेविंग, ये सारे आपके जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही आ जाते हैं। तो इसमें अगर देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर फंड्स की जरूरत होती है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर फंड्स की नीड होती है, पैसे की नीड होती है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो या तो आरबीआई से उधारी लेगा। ये हम आपका मॉनेटरी पॉलिसी में वैसे मैंने टॉपिक्स कवर करवा चुकी हूँ, बट इन वीडियोस में मैं आगे ये चीजें वापस से कवर करवाऊंगी, ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होने आप। तो यहाँ पे हम देखते हैं, वहां पे जब मैंने पढ़ाया था तो बच्चों को, कुछ बच्चों को ये चीजें समझ आ रही होंगी, जिनको नहीं आ रही है उनके लिए ये टॉपिक्स जो है वापस से रिपीट होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तुम इतना देख लो कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फंड्स की नीड होती है, या तो वो आरबीआई से बोरो करते हैं, ठीक है, या तो फिर वो आईएमएफ से बोरो करेंगे, या तो वो वर्ल्ड बैंक से बोरो करते हैं। इस तरह से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरह से बोरो कर रही है, ठीक है, तीन जगहों से यहाँ तक कर रही है। लेकिन वो हम लोगों से भी बोरो करती है, आम आदमी से भी बोरो करती है। अब आम आदमी से कैसे बोरो करती है, एक शॉर्ट टर्म पे और एक है लॉन्ग टर्म पे, ठीक है। अब देखो शॉर्ट टर्म पे कैसे बोरो कर रही है, फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स ये सब हम डिस्कस करेंगे, अब इस पे ध्यान नहीं देना, ठीक है, इतना। ट्रेजरी बिल्स इशू कर रही है, ठीक है, उनको, क्योंकि उनको क्या करना है, उनको अगर उनके पास पैसों की कमी है और उनको शॉर्ट टर्म पे पैसे चाहिए, और शॉर्ट टर्म पे पैसे मतलब क्यों चाहिए होंगे, फॉर एग्जाम्पल उनको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी बांटनी है, ठीक है, उनको और ये छोटे छोटे काम करने, तो उसके लिए उनको शॉर्ट टर्म पे पैसे चाहिए, तो इसलिए वो ट्रेजरी बिल्स इशू करते हैं, और ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। और वहीं उनको लॉन्ग टर्म पे पैसे क्यों चाहिए होंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई बुलेट ट्रेन का निवेश करना है, कोई बुलेट ट्रेन में इन्वेस्ट करना है ना, कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जहां पे उनको ज्यादा टर्म के लिए, ज्यादा टाइम पीरियड के लिए जो पैसे चाहिए होंगे, तो वहां पे क्या करती है गवर्नमेंट, वहां पर वो क्या करती है, वहां पर वो बॉन्ड्स इशू करती है, बॉन्ड्स लॉन्च करती है, अगर उनको ज्यादा टर्म के लिए पैसे चाहिए होंगे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई बुलेट ट्रेन पे इन्वेस्ट करना है, वो लॉन्च करना है, तो इन चीजों के लिए जो है इनको पैसे चाहिए होते हैं, हम बोलते हैं इनको लॉन्ग टर्म के लिए जब पैसे चाहिए होंगे, और उस टाइम के लिए ये क्या करेंगे, बॉन्ड्स इशू करेंगे। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब अब देखो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में मैं आपको बोल रही हूँ इसमें लो रिस्क होता है, ठीक है, ऑब्वियसली। अब आप देख लो, आपका कोई गवर्नमेंट बॉन्ड कोई लॉन्च होएगा, कोई इशू होएगा, आपको एक हाई सिक्योरिटी होगी कि हाँ गवर्नमेंट बॉन्ड है, हमें पैसा मिलेगा ही मिलेगा, है ना, एक सिक्योरिटी होती है, इसलिए इसमें रिस्क तो पहला कम होएगा, ये समझ आ गई। दूसरी चीज, रिस्क कम है, और लोग सोचेंगे नहीं इधर ना, इधर ये बॉन्ड खरीदने से पहले लोग नहीं सोचेंगे, तो इसलिए इनका जो कूपन रेट होता है, मतलब इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो भी क्या होता है, कम होता है। आई समझ, क्योंकि लोग नहीं सोचते, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। दूसरी चीज एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक ये है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स को हम गिल्ट एज बॉन्ड भी बोलते हैं, या गिल्ट एज सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड में, मैंने आपको डिस्कस करवा रही हूँ टाइप्स ऑफ बॉन्ड में। सो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में मैंने अभी डिस्कस करवाया आपको ऑन द बेसिस ऑफ इशूअर, ठीक है। दो टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड में मैंने बताया ज्यादा रिस्क होता है, इसलिए इनका कूपन रेट भी ज्यादा होगा, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड में बताया इनका रिस्क कम होता है, इसलिए इनका कूपन रेट भी कम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम और चीजें पढ़ेंगे, और वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। सो सेकंड लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। तो क्या आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, प्रायोरिटी के बेस पे, प्रायोरिटी के बेस पे जो है, ठीक है।
तो प्रायोरिटी के बेस पे जो है हम किस तरह से बॉन्ड्स को देखते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी हमारे पास दो तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। नंबर वन इज अनसबऑर्डिनेट बॉन्ड्स एंड सेकेंड इज सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स। दो तरह के होते हैं, अनसबऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ठीक है, एंड सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स। जो अनसबऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं आपके, इनको हम सीनियर बॉन्ड्स भी बोलते हैं, और जो आपके सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं इनको हम जूनियर बॉन्ड्स भी बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं अनसबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। इससे पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो वो एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी है, XYZ कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी XYZ, इनको क्या करना है? मार्केट से पैसा मतलब उठा रखा है इन्होंने, ठीक है, मार्केट से इन्होंने पैसा उठा रखा है। अब कैसे उठा रखा है? कुछ लोग जो होंगे मार्केट से, जब इन्होंने पैसा उठा रखा है तो इसमें से कैसे उठाएगा? जो कुछ लोग होंगे वो इसमें क्यों होंगे? एक तरह से शेयर होल्डर्स होंगे, है ना। शेयर्स डाला उसमें, कुछ लोग इसमें डिबेंचर बॉन्ड होल्डर होंगे। ये डिबेंचर में तुम्हें बाद में पढ़ाऊंगी, कंफ्यूज नहीं होना। और कुछ लोग इसमें क्या होंगे? बॉन्ड होल्डर होंगे, ठीक है, बॉन्ड होल्डर हम पढ़ रहे हैं। तो कुछ शेयर होंगे, कुछ डिबेंचर होंगे, कुछ बॉन्ड होल्डर होंगे जिन्होंने बॉन्ड देके जो है पैसा खरीदा है। नाउ 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 फॉर एग्जाम्पल ये जो कंपनी है XYZ कंपनी की बात करूँ, ये हो जाती है बैंकरप्ट हो जाती है, या ये कंपनी लॉस में चल जाती है, या खत्म हो जाती है, ठीक है। तो क्या होएगा? नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो नुकसान होगा, इसमें कौन एक्शन में आएगा? ये हमने कल भी कहानी पढ़ी थी, सेबी जो है एक ऑफिसर अपॉइंट करेगा, ठीक है, सेबी एक ऑफिसर अपॉइंट करता है। और सेबी क्या करेगा? वो ऑफिसर जो अपॉइंट होएगा वो क्या करेगा? वो आएगा, वो देखेगा, पता लगाएगा कितने एसेट्स हैं, और वो एसेट्स को क्या करेगा? सेल कर देगा, ठीक है। जब एसेट सेल होंगे उसमें से प्रायोरिटी, ठीक है, किसको मिलेगी? सबसे पहला पैसा जो है, जब एसेट्स बिकेंगे सबसे पहला पैसा जो है बॉन्ड होल्डर को मिलेगा। ये देखो ध्यान से, ठीक है, किसको मिलेगा? सबसे पहला पैसा बॉन्ड होल्डर को मिलेगा। अगर कल को कंपनी लॉस में चल जाती है तो सबसे पहला पैसा मिलेगा जो बॉन्ड खरीदा है जिसने। फिर मिलता है आपका डिबेंचर को, एंड लास्ट में मिलता है आपका शेयर होल्डर्स को। ये समझ आया? ठीक है, तो सबसे पहला पैसा मिलेगा बॉन्ड को, फिर मिलता है डिबेंचर को, और फिर मिलता है शेयर होल्डर को। इस तरह से जो है पैसे, अगर कल को कंपनी लॉस में जाती है। ये चीज क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपको बताया हमारे पास दो तरीके के बॉन्ड्स हैं, वन इज अनसबऑर्डिनेट एंड अनदर इज सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ये चीज बोली। अब देखो अनसबऑर्डिनेट बॉन्ड होल्डर कौन होते हैं? इसमें क्या होता है? प्रॉफिट फर्स्ट इन केस ऑफ कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। मतलब क्या हुआ? मतलब कि लिक्विडेशन मतलब अगर कंपनी बंद हो जाती है, अगर कंपनी बंद हो रही है तो पैसा जो आएगा, ठीक है, जो भी पैसा आएगा वो सबसे पहले अनसबऑर्डिनेट बॉन्ड होल्डर्स को जाएगा, और उसके बाद जो है वो सबऑर्डिनेट बॉन्ड होल्डर्स को जाएगा। समझ आई? सो सबऑर्डिनेट बॉन्ड होल्डर्स में क्या है? इट इज, ये कौन होते हैं? दे आर पेड आफ्टर अनसबऑर्डिनेट बॉन्ड होल्डर्स
दे आर पेड आफ्टर अनसबऑर्डिनेट बॉन्ड होल्डर्स। मतलब अगर कल को कंपनी लॉस में जा रही है या कंपनी बंद हो रही है तो जो भी पैसा आएगा पहले अनसबऑर्डिनेट बॉन्ड होल्डर्स को जाएगा, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सीनियर बॉन्ड्स भी बोलते हैं। और इसलिए सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स को हम जूनियर बॉन्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनको जो पैसा है ये बाद में मिलता है, अनसबऑर्डिनेट के बाद इनको पैसा मिलता है। ये चीज क्लियर होगी। तो यहाँ पे दो टर्म्स जो हमने पढ़ी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। सबसे पहला पैसा अगर कल को कंपनी लॉस में जाती है, सबसे पहले तो पैसा बॉन्ड होल्डर्स को मिलता है, और बॉन्ड होल्डर्स में भी पहले पैसा किसको मिलेगा, पहले पैसा मिलता है अनसबऑर्डिनेट को। ठीक है, इसलिए हम इनको सीनियर बॉन्ड्स भी बोलते हैं। और उसके बाद जब इनको पैसा मिल जाएगा उसके बाद मिलता है सबऑर्डिनेट बॉन्ड होल्डर्स को, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, जूनियर बॉन्ड्स भी बोलते हैं। उसके बाद मिलता है डिबेंचर को, और उसके बाद मिलता है शेयर होल्डर्स को। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाता है थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट। सो ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट में अगर हम देखते हैं, हमारे पास आता है फिक्स्ड इनकम कूपन रेट, नेक्स्ट आता है फ्लोटर बॉन्ड, थर्ड आता है इनवर्स फ्लोटर बॉन्ड, और फोर्थ आता है हमारे पास जीरो कूपन रेट। ठीक है, तो अब देखते हैं फिक्स्ड इनकम कूपन रेट क्या होता है। तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट में हमारे पास जो है, सबसे पहला है फिक्स्ड इनकम कूपन रेट, दूसरा है फ्लोटर बॉन्ड, थर्ड वन इज इनवर्स फ्लोटर बॉन्ड, एंड लास्ट इज जीरो कूपन रेट। ठीक है, अब देखो फिक्स्ड कूपन रेट क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड कूपन रेट, तो देखो फिक्स्ड कूपन रेट क्या है, इसमें जो आपका कूपन रेट है ना, इसमें जो आपका कूपन रेट है, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। मतलब क्या है, अगर मुकेश अंबानी, जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी, उसने बोला कि मेरे को 5,000 करोड़ की नीड है, ठीक है, और मैं आपको 8% इंटरेस्ट पे दूंगा, तो ये जो 8% है ये फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, ये वेरी नहीं करेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इतना आपको इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। ठीक है, इसमें इसमें कोई घपला नहीं होगा, इतना इंटरेस्ट आपको मिलना ही मिलना है। इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कूपन रेट। ठीक है, फिक्स्ड इनकम कूपन रेट, कि इतना जो है इंटरेस्ट आना ही आना है, इसमें कोई घटाई बढ़ाई नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ फ्लोटर बॉन्ड की, तो देखो फ्लोटर बॉन्ड क्या है। अब इस ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको आप देखो, समझने की कोशिश करो, बट ध्यान से देखना। ठीक है, तो फ्लोटर बॉन्ड क्या है, इसमें पे इंटरेस्ट दैट आर वेरिएबल। ठीक है, मतलब क्या है, इसमें आपका जो इंटरेस्ट है ये घटता बढ़ता रहता है। इसमें आपका इंटरेस्ट जो है फिक्स्ड नहीं रहता, इसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो घटता बढ़ता रहता है। सो दैट इज योर फ्लोटर बॉन्ड। ठीक है, ऑल्सो थर्ड बढ़ते हैं, इनवर्स फ्लोटर बॉन्ड, इसमें भी यही है, पे इंटरेस्ट दैट आर वेरिएबल। दोनों में एक चीज है कि इसमें भी आपका जो इंटरेस्ट है वो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। तो इनवर्स फ्लोटर बॉन्ड और आपका, या फिर हम इधर लिखते हैं फ्लोटर बॉन्ड। ठीक है, सो फ्लोटर बॉन्ड एंड इनवर्स फ्लोटर बॉन्ड, अब इसमें डिफरेंस क्या है। देखो फ्लोटर बॉन्ड क्या है,
एक यहाँ पे मैं लाइन लिख रही हूँ, रेट चेंजेस इन ल्यू विद सम बेंचमार्क सच एज आपका मेबोर। और मेबोर क्या है? मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। ठीक है, अब ये देखो इसमें क्या बोल रहा है, फ्लोटर बॉन्ड में मैं लिख रही हूँ रेट चेंजेस इन ल्यू विद सम बेंचमार्क सच एज माइबोर। मतलब कि एक बेंचमार्क सेट कर दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है रेट चेंज किया जाता है। अब माइबोर मैंने एक टर्म यहाँ पे लिखवाई और माइबोर में लिख रही हूँ मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। अब माइबोर है क्या? सो मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट एक तरह का एक शेयर मार्केट ही है, एक तरह की एक शेयर मार्केट ही है। लेकिन यहाँ पे शेयर नहीं बिकता, यहाँ पे शेयर नहीं बिकता ना खरीदता है, यहाँ पे लोन बिकता खरीदता है। समझ आ रही है? एक तरह का शेयर मार्केट है, यहाँ पे लोन बिकता खरीदता है, यहाँ पे शेयर नहीं बिकता खरीदता। मतलब ये काम कैसे करता है, इसमें ना बेसिकली आप लगा लो ये एक ना ऐसा इंडेक्स होता है। ठीक है, एक इंडेक्स होता है जहां पे जितने भी बैंक्स हैं कंपनीज हैं, उनका जो एवरेज इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है ना, ठीक है, उनका जो एवरेज इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो यहाँ पे जो है एक तरह से बता देते हैं। एक इंडेक्स होता है जहां पे जितना भी बैंक्स और कंपनीज हैं, जितनी भी बैंक्स और कंपनीज हैं, उनका जो एवरेज इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो इस इंडेक्स में जो है शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये क्यों होता है, फॉर एग्जाम्पल एक कोई इंसान है जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, ठीक है, उसको इंडिया में किसी कंपनी में जो है इन्वेस्ट करना है या फिर कहीं पे भी उसको, अब वो हर बैंक में जाके SBI HDFC हर बैंक में जाके तो नहीं देखेगा ना कि क्या इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं। तो वो क्या करेगा, वो माइबोर पे जाके एक यहाँ पे एवरेज इंटरेस्ट रेट देख लेता है कि इतना इंटरेस्ट रेट जो है चल रहा है और मैं यहाँ पे जो है इस तरह से अप्लाई कर सकता हूँ या मतलब एक तरह से इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब समझ आया? तो ये क्या है, माइबोर क्या है, एक तरह का इंडेक्स होता है, ठीक है, जहाँ पे बैंक रेट्स जो है उनके एवरेज रेट्स जो है वो शो किए जाते हैं। और अगर कोई बाहर फॉरेन में कोई कोई भी है जिसको इन्वेस्ट करना है, कुछ भी करना है, वो हर बैंक में जाके इंटरेस्ट रेट नहीं देखेगा, वो एक एवरेज इंटरेस्ट रेट देखेगा कि हाँ इतना इंटरेस्ट रेट चल रहा है, मेरे को इस हिसाब से इन्वेस्ट करना है। तो माइबोर के हिसाब से जो है आपका इसका जो रेट चल रहा होगा, माइबोर पे जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से जो है आपका जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, फ्लोटर बॉन्ड में जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता घटता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर माइबोर में 7% एक एवरेज इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, 7%, तो आपको आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 7 + 1% दैट इज 8%। ठीक है, इस हिसाब से अगर माइबोर का इंटरेस्ट रेट 8% चल रहा है तो आपको कितना मिलेगा, 8 + 1% दैट इज 9%। तो इस हिसाब से जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ता घटता रहता है माइबोर के हिसाब से। अब समझ आया? तो यहाँ पे फ्लोटर बॉन्ड यही है। इनवर्स फ्लोटर बॉन्ड इसका बिल्कुल उल्टा है, ये भी एक तरह का फ्लोटर बॉन्ड ही है। ये यहाँ पे भी जो इंटरेस्ट रेट है वो वेरी करते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये क्या करता है, ये माइबोर के अगेंस्ट है। मतलब सिंपल है, अगर माइबोर का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, ठीक है, माइबोर का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो आपको कम इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। इस हिसाब से काम करता है। अगर माइबोर का रेट ज्यादा है, आपको क्या है, इसके अगेंस्ट चल रहा है, आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 7% चल रहा है, आपको इसका कम 6% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस हिसाब से जो है फ्लोटर बॉन्ड जो है काम करते हैं। तो फ्लोटर बॉन्ड क्या है कि इसमें आपके जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट है वो वेरी कर रहे हैं, वो फिक्स्ड नहीं है। और जब मैंने फिक्स्ड की बात करी थी
इसमें क्या है, जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड है, कि मतलब इतना इंटरेस्ट तो आपको मिलना ही मिलना है। जो मैंने अंबानी की बात करी, अगर उसने 8% बोला है आपको एक टाइम के बाद देगा, तो 8% आपको इंटरेस्ट आना ही आना है। लेकिन फ्लोटर बॉन्ड में ये चीजें नहीं होती हैं। इसमें इंटरेस्ट क्या करता है, वेरी करता है। और किसके ल्यू में वेरी करता है, कोई बेंचमार्क सेट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है इंटरेस्ट रेट वेरी करता है। ये मैंने अब आपको सारा एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे हम पहुंच जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने आपको कूपन रेट समझा दिया, फ्लोटर बॉन्ड आ गया, इनवर्स फ्लोटर बॉन्ड आ गया। ठीक है, और तीसरी और फोर्थ आपका है जीरो कूपन बॉन्ड। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो कूपन बॉन्ड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हम देख लेते हैं। कई बारी क्वेश्चंस जो हैं इस पे आ जाते हैं। तो बेसिकली सिंपल टर्म्स में बोलूं, ये एक ऐसा बॉन्ड है, ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो जीरो कूपन बॉन्ड क्या है, ऐसा बॉन्ड है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब देखो ये कैसे काम करता है। बेसिकली जो भी इंटरेस्ट होता है ना, वो फेस वैल्यू पर पहले ही डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है, अब ये मैंने क्या बात बोली, फेस वैल्यू क्या है, इंटरेस्ट कैसे डिस्काउंट होता है, ये समझ लेते हैं। तो लेट्स सपोज एग्जाम्पल लेके देखते हैं। बहुत ही लेमन डेफिनेशन में मैं आपको समझा रही हूँ। लेट्स सपोज मैंने 100 रुपीज जो है एफडी करवा दी बैंक में। ठीक है, 100 रुपीज एफडी करवा दी 1 साल के लिए। मुझे 1 साल के बाद क्या है, 5% इंटरेस्ट पर ये मिलनी थी। मतलब मेरे को कितना मिलना था, 105 रुपए मिलना था। यही होगा, मिलेगा। तो सिंपल है, एफडी करवा रही हूँ 1 साल के लिए, 5% इंटरेस्ट पे मिलना है मुझे। 1 साल के बाद 105 रुपए मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होगा, जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होगा। लेट्स सपोज मैंने 100 रुपए का क्या किया, बॉन्ड खरीदा। ठीक है, 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा। अब बॉन्ड है 100 रुपए का, सुनो ध्यान से, बॉन्ड है 100 रुपए का, लेकिन इस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड मेरे को पड़ेगा, मेरे को पड़ता है 95 रुपीज का। मेरे को पहले ही इस बॉन्ड पर क्या हो रहा है, डिस्काउंट पड़ रहा है। कितना, 5% का। समझ आया। ये बॉन्ड असल में कितने का है, ये बॉन्ड असल में 100 रुपए का ही है, लेकिन मेरे को इस बॉन्ड पे पहले ही डिस्काउंट पड़ रहा है। कितने का, 5 रुपए का। मतलब 5% डिस्काउंट मेरे को पहले ही पड़ रहा है, और मेरे को असल में ये बॉन्ड मिल रहा है 95 रुपीज का। ठीक है, तो मैंने कितना देना है, 95। और उसके बाद, इसके बाद जो है, मेरे को 1 साल के बाद 5% इंटरेस्ट पर जो है ये बॉन्ड, मतलब मेरे को 5% इंटरेस्ट मिलेगा, और मेरे को कितना मिल जाएगा, 100 रुपया मेरे को वापस मिल जाएगा। मतलब जो इसकी फेस वैल्यू थी, जो इसकी क्या है, फेस वैल्यू है, ठीक है, उस पर मेरे को पहले ही डिस्काउंट हो गया, मुझे फेस वैल्यू पर पहले ही डिस्काउंट हो गया। और मेरे को जो बाद में डिस्काउंट, मतलब मेरे को जो बाद में इंटरेस्ट आ रहा है, वो मेरे को फेस वैल्यू पर ही इंटरेस्ट मिल रहा है। अब समझ आया। ऐसा बॉन्ड जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बेसिकली जितने का भी बॉन्ड होता है, आपको पहले ही डिस्काउंट कर देंगे, और आपको अल्टीमेटली वो बॉन्ड उतने का ही पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो ये है आपका जीरो कूपन बॉन्ड। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो क्या हुआ, ऐसा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होता है, जीरो कूपन बॉन्ड। वो होता है आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। अ जीरो कूपन बॉन्ड इज अ बॉन्ड, देख लो, इज अ बॉन्ड इन विच द फेस वैल्यू इज रीपेड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, ये थी आपकी फेस वैल्यू 100 रुपीज। समझ आ रही है, ये थी आपकी फेस वैल्यू। ठीक है, एंड इट इज रीपेड, आपको दोबारा जो है ये रीपे हुई
एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, जब मेच्योर हुआ 1 साल के बाद ये वापिस से आपको आ गई, तो वो ही है जीरो कूपन बॉन्ड। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, इसका कोई पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होती है, इसमें कोई आपकी देयर इज नो पीरियोडिक इंटरेस्ट। ये बहुत बारी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको इसलिए बहुत अच्छे से समझ लो। ठीक है, नो पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट और हैव सो कॉल्ड कूपन्स, हेंस इनको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। क्योंकि मैंने बताया था कूपन का क्या मतलब होता है, इंटरेस्ट, तो इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए इनको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। आई होप इट इज क्लियर नाउ। कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है आपको इस पे, इस बॉन्ड पे, इसलिए हम इनको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक और आपका आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। किस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, अभी के लिए आप इतना देख लो। ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन में हमारे पास दो तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, वन इज योर कॉलेबल बॉन्ड्स, ठीक है, एंड अनदर इज योर पुटेबल बॉन्ड्स। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कॉलेबल बॉन्ड्स क्या है, पुटेबल बॉन्ड्स क्या है, और ये मैं आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो है अगले क्लास में, और एक और होता है इसमें आपका परपेचुअल बॉन्ड। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करवाती हूँ ये तीनों बॉन्ड्स क्या है। अभी के लिए प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो कूपन बॉन्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, और कोई भी किसी को कोई भी डाउट होता है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बता दो, एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू।